राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? बढ़िया होंगे आराम से। और हमने अपना एक यूट्यूब चैनल है भाई, जीएस केमिस्ट्री 99 के नाम से, और ये स्टार्ट किया हुआ है भाई। और इसमें जो है हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री, 10th की साइंस, जनरल साइंस स्टार्ट की हुई है। और 10th की साइंस की हम बात कर रहे हैं भाई इसमें। और इसमें हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया है कितने चैप्टर हैं अपने। 13 चैप्टर हैं। नाम अगर मैं बताऊं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस, सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं। उसके बाद लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो बायो के 4 चैप्टर हो गए। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट में आवर एनवायरनमेंट। ये टोटल 5 चैप्टर और हैं। तो सबसे पहले जो था, हमने भाई आपको इससे पिछली वीडियो में फॉर्मूला बनाना सिखाया है कि कैसे आप कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है, पोटेशियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो पहले फॉर्मूला बनाना आ जाना चाहिए भाई। अगर फॉर्मूला बनाना आ गया तो सिंपल हम जो है आगे चीजों को इजीली समझ पाएंगे, टर्म्स को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर फॉर्मूला ही नहीं बना पा रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन को नहीं समझ सकते, आगे उन एसिड बेस सॉल्ट को नहीं समझ सकते, मेटल नॉन मेटल्स को नहीं समझ सकते, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इससे अच्छा, इससे प्रीवियस वीडियो जो है मैंने प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है 10 साइंस, और उसमें जो है हमने केमिकल इक्वेशन फॉर्मेशन करके या केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन, रासायनिक सूत्र बनाना, निर्माण करके हमने डाल दिया है। आज हम इसमें जो है सिंपल अपना 10th की साइंस में और चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं भाई। चैप्टर फर्स्ट अच्छा चैप्टर है और नाम है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हिंदी में अगर मैं लिखूं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये सिंपल भाई अपने चैप्टर का नाम है। इसमें पॉइंट्स देख लो। सबसे पहले हमको क्या क्या सब पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, क्या क्या पढ़ना है। एक तो बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना देखेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। 11th में पूरी केमिस्ट्री में यही काम आती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार, और उसमें भी 4 प्रकार पढ़ लेंगे। एक तो सिंपल कॉम्बिनेशन, संयोजन, दूसरा हो जाएगा अपना डीकंपोजिशन यानी कि वियोजन, डीकंपोजिशन यानी कि वियोजन, और तीसरा हो जाएगा अपना सिंपल डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और चौथा हो जाएगा अपना भाई डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन। हिंदी में अगर लिखूं, सिंपल संयोजन, ये हो गया अपना वियोजन, ये हो गया अपना सिंपल विस्थापन, और ये सिंपल हो जाएगा अपना द्विविस्थापन। तो बैलेंस करना सीखेंगे रिएक्शन को, और 4 टाइप की रिएक्शन हो जाएंगी अपनी। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद अपने 2 पॉइंट्स और हैं। एक अपना हो जाएगा भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, और दूसरा हो जाएगा कोराइजन और एसिडिटी।
कोराइजन एंड रेंसिडिटी। ये हो गया अपना ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन। और ये हो गया भाई सिंपल संचारण व विकृत गंधता। ये अपना एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें इन चीजों को पढ़ना है भाई, बैलेंस करना सीखेंगे केमिकल रिएक्शन को। और उसके बाद 4 टाइप की रिएक्शन अपनी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। और कुछ छोटे से टॉपिक इसी में, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कोराइजन एंड रेंसिडिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि सिंपल केमिकल रिएक्शन की। भाई एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें, बार बार हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है भाई, एक ही बार में टर्म्स को समझ जाना हिंदी वाले। देखें, केमिकल रिएक्शन की हम बात करें, रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करें, तो कोई भी मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है, उसमें 2 टाइप के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जैसे वाटर सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। एक उसमें केमिकल चेंज होते हैं, एक उसमें क्या होते हैं, केमिकल चेंज। जैसे आप अपने आसपास देखो भाई, जैसे मिल्क है, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है या नहीं हो जाता, या आप गर्मियों में दूध को खुला छोड़ दें, मिल्क को, वो फट जाता है या नहीं फट जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है? उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल चेंज हुआ है। जैसे आयरन वगैरह में, लोहे में जंग लगती है नहीं लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज है भाई। क्या है? केमिकल चेंज। तो अपने आसपास जितने भी केमिकल चेंज हो रहे हैं या रिएक्शन जो हो रही हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और उनको किस तरीके से बैलेंस करना है, वो चीजें यहां हम देखेंगे अपने, कि भाई कोई भी जो मैटर या सब्सटेंस है, कोई भी जो मैटर या सब्सटेंस जो होता है, पदार्थ जो होता है, उसमें भाई सिंपल 2 टाइप के चेंज हो जाते हैं, 2 टाइप के परिवर्तन, 2 टाइप के चेंज। एक तो फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन, और दूसरा हो जाता है केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भी होता है और सिंपल रासायनिक परिवर्तन भी होता है किसी भी पदार्थ में। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये मिल्क है, इसको आप समर में थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, आफ्टर सम टाइम ये जो है खराब हो जाता है या नहीं हो जाता है, या सिंपल समर में, गर्मियों में जैसी इसको हीट मिलेगी, ये कुछ समय बाद मिल्क जो है सिंपल क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, या सिंपल इसमें खराब हो जाता है, खट्टापन आ जाता है या नहीं आ जाता है, सॉरनेस आ जाती है, खट्टापन आ जाता है नहीं आ जाता है, क्यों? रिएक्शन की वजह से हुआ है भाई, जिससे इसके किसी में कलर में भी चेंज हो जाता है। तो जो केमिकल चेंज है, जो केमिकल चेंज जो होते हैं, रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, उनमें फिजिकल चेंज भी होता है, भौतिक परिवर्तन भी होता है भाई, उसमें फिजिकल चेंज भी होता है, कलर चेंज, उनके रंग में भी परिवर्तन होता है, उनके टेम्परेचर में भी चेंज होता है, कि भाई उनमें भौतिक परिवर्तन, भौतिक का मतलब वही सॉलिड, लिक्विड, गैस, रंग में परिवर्तन हो जाता है, या सिंपल उनके तापमान में भी क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है। ये अपने आसपास जितनी भी केमिकल चेंज होते हैं, उनकी भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन होता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनमें चेंज हो जाता है, या सिंपल भाई उनकी कलर में भी चेंज होता है। जैसे मैंने क्या किया कि जिंक था और उसमें H2SO4 डाल दिया, तो उसके कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हो जाती है जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगी, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये तो अपने आसपास के होने वाले परिवर्तन हैं।
हमको इसमें देखना है कि एक्चुअली में केमिकल चेंज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और उसको किस तरीके से इक्वेशन में लिखकर उसको क्या करना है भाई, बैलेंस करना है। यहां तक की बात क्लियर है? ये तो सिंपल अभी अपना इंट्रोडक्शन है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, पढ़ना क्या क्या है, और ये केमिकल चेंज हमने स्टार्ट कर दिया भाई। अब आगे आ जाओ सिंपल कि किस तरीके से इसको बैलेंस करना है, किस तरीके से इसको क्या करना है भाई, रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शन करना है, उस मैटर पर हम बात करेंगे अभी। हमने बताया कि भाई हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से बातें होंगी सभी में ही। अब जैसे देखो एनसीईआरटी में ही अपना एग्जांपल के साथ समझाया गया है कि हमने क्या ले लिया, एक बर्नर ले लिया भाई। ये अपना सिंपल बर्नर है और यहां एक जो है क्या लगा दी है, वॉच ग्लास रख दिया है। प्रैक्टिकल लैब में मिलते हैं वॉच ग्लास कटोरी टाइप में। और यहां पर एक क्या लिया है, मैग्नीशियम की रिबन ले ली, मैग्नीशियम की क्या ले लिए भाई, रिबन ले लिए, मैग्नीशियम की एक छड़सी ले ली है। और ये जो है हवा में नहीं लटक रही है, इसको हाथ से पकड़ा हुआ है भाई, होल्ड डाउन किया हुआ है भाई हैंड। आप अपना हाथ बना के इसको कर ले, इसको हैंड से पकड़ा हुआ है और इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंपल बर्न कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये मैग्नीशियम जो है यहां पर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी, मैग्नीशियम पाउडर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई है, मैग्नीशियम पाउडर की फॉर्म में। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी भाई, मैग्नीशियम पाउडर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई। कि सिंपल हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट सा कर लें छोटा सा, कि हमने एक मैग्नीशियम की रिबन ली, उसको बर्नर पर हमने क्या किया, बर्न करना स्टार्ट किया, जलाना स्टार्ट किया। तो थोड़े समय बाद वो जलकर नीचे वॉच ग्लास में जो है पाउडर के फॉर्म में क्या आ गई है, जमा होती जा रही है। ये मैग्नीशियम पाउडर आ गया व्हाइट कलर का, सिंपल मैग्नीशियम पाउडर हो गया है। और अब आपने जैसे ही देखा, ये पहले सॉलिड फॉर्म में था, स्ट्रेट था, अब ये पाउडर फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया है। और पहले सॉलिड था, अब ये सिंपल किस में आ गया, पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब ये मैग्नीशियम पाउडर का फॉर्मूला जो है एक्चुअली में ये किस फॉर्म में है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में है। अब ये मैग्नीशियम पाउडर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर किस में बदल गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। तो अगर इसको, इस केमिकल चेंज को, इस रासायनिक परिवर्तन को, इस केमिकल चेंज को, इस रासायनिक परिवर्तन को अगर मैं थ्योरी के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि भाई मैग्नीशियम बर्न्ड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम पाउडर। थ्योरी के में कैसे लिखूंगा कि भाई मैग्नीशियम बर्न्ड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम पाउडर एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम पाउडर। मैग्नीशियम पाउडर या मैग्नीशियम चूड़, या इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं। अब इसको तो थ्योरेटिकल ये लिखूंगा, हिंदी वालों ये अपना बर्नर हो गया है, ये अपना यहाँ हाथ हो गया, इस वॉच ग्लास को वॉच ग्लास ही बोलना है और मैग्नीशियम पाउडर को मैग्नीशियम पाउडर ही बोलना है। केमिकल चेंज में थ्योरी के रूप में क्या लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम पाउडर का निर्माण हो जाता है। हिंदी में कैसे लिखना है, लिख लोगे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम पाउडर का निर्माण हो रहा है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर
मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर जो है मैग्नीशियम पाउडर का निर्माण हो गया। मैग्नीशियम पाउडर का जो है निर्माण हो जाता है। अब ये थ्योरेटिकल फॉर्म में है, इसी को हम केमिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने अभिक्रिया की, पार्टिसिपेट किया और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। कि इसी को केमिकल फॉर्म में इस केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया, इस केमिकल चेंज को वर्ड इक्वेशन में कैसे लिख दूंगा, शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन यानी कि शब्द समीकरण मैं कैसे लिखूंगा भाई, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिले और इन दोनों ने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया भाई। इन दोनों ने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। एरो लगा के लिख दिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने आपस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया केमिकल चेंज में। जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, जो नया पदार्थ बन रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। कि सिंपल, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेट इन केमिकल चेंज, पार्टिसिपेट करने वालों को क्या बोल रहे हैं, कॉल्ड रिएक्टेंट। जिन्होंने भागीदारी ली है, जिन्होंने भाई भागीदारी ली है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, अभिकारक। और जो न्यू सब्सटेंस बने हैं, जो न्यू सब्सटेंस यानी कि भाई जो नए पदार्थ बने हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉल्ड प्रोडक्ट। उनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद हम बोलेंगे भाई। कि सिंपल क्या चल रहा है कि क्या था, जैसे मान के चलो ये मैग्नीशियम था, इसको बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ जलाया, पाउडर फॉर्म में आ गया, मैग्नीशियम पाउडर बन गया। अब ये एक क्या हो गई, केमिकल चेंज हो गया, ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। सिंपल, अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको कि लिख दिया कि भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब इसी को वर्ड इक्वेशन में मैं कैसे लिख रहा हूं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने पार्टिसिपेट किया और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने पार्टिसिपेट किया और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया या नहीं बना दिया। अब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वो होते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। और जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। और हमेशा कैसे याद रख लोगे, ये जो एरो है, इस एरो के LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ही क्या आते हैं, रिएक्टेंट आएंगे। और इस एरो के RHS यानी कि राइट हैंड साइड में, RHS यानी कि राइट हैंड साइड में हमेशा ही क्या आएंगे भैया, प्रोडक्ट आएंगे, उत्पाद आएंगे। इस चीज को समझ जाएं, जितने भी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती रहेंगी, केमिकल चेंजेस होते रहेंगे, ये एरो लगाना है। इस तरीके से ये एरो हुआ, इधर की तरफ जो भी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो सारे के सारे क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, जो एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। और इस एरो के इधर राइट हैंड साइड पर जो लगे होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे या उत्पाद होंगे भाई। यहां तक की बात समझ में आ रही हो तो बताएं कि सिंपल ये हम बता रहे हैं कि इस तरीके से ये केमिकल चेंज हो रहा है। उस केमिकल चेंज को हमने वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो किसी भी केमिकल चेंज में जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, जो भाग लेने वाले होते हैं, उनको तो बोलते हैं रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, जिनको एरो के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। और जितने भी
जो नए सब्सटेंस बने हैं उनको हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट, उत्पाद, जिनको हमेशा एरो के राइट हैंड साइड की तरफ लिखना है। रिएक्टेंट को शॉर्ट में क्या लिख देंगे? आर। आर का मतलब क्या है? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट को शॉर्ट में क्या लिख देंगे? पी। पी का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। यहां तक की बात क्लियर है क्या भाई सभी को? अब देखें आगे इसी का पॉइंट्स। इसी में हम देख रहे हैं कि जो हमने वर्ड इक्वेशन लिखी है उसी को हम केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वर्ड को उसके रासायनिक सूत्र में लिख देंगे, तो वो सिंपल केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। कि भाई जो वर्ड इक्वेशन है, शब्द समीकरण जो है, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, क्या बन गया है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी को इनके केमिकल फॉर्मूले में लिख देना है, रासायनिक सूत्र में। वर्ड इक्वेशन को किस में लिख दें? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र बनाकर अगर हम लिख दें केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र, तो वो क्या हो जाती है? अपनी सिंपल कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। उसी को हम क्या बोल देंगे? उसी को जो है अपन केमिकल इक्वेशन बोल देंगे भाई, कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ये जो अपने शब्द समीकरण हैं, इन्हीं को हम केमिकल फॉर्मूले के साथ लिख दें। इन्हीं को अगर हम केमिकल फॉर्मूले के साथ लिख देंगे तो यही अपना केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मैग्नीशियम को तो कैसे लिख दूं? Mg। ऑक्सीजन को कैसे लिख दूं? O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना सिखाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम होता है Mg, ऑक्साइड होता है O, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 12, तो 2 8 2, बैलेंसी क्या हो गई? +2, और ऑक्सीजन 8 है तो 2 6, बैलेंसी क्या हो गई? -। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया इनका? 1/1। फॉर्मूला क्या हो गया भैया? MgO। तो यहां लिख दूंगा Mg + O2 गिव्स MgO। ये तो अभी केवल केमिकल इक्वेशन है। ये तो अभी केवल क्या है? केमिकल इक्वेशन है। ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन नहीं है भाई, ये केवल और केवल अभी केमिकल इक्वेशन है। इसको अभी हमने बैलेंस थोड़ी किया। अभी तो मैंने केवल इतना सा बताया है कि किसी भी केमिकल चेंज को कैसे हमें केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। किसी भी होने वाले मैटर में केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है, उसको कैसे मैं एक केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण में लिख दूं, जिसको हमने इजीली समझ लिया है कि जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पर मैग्नीशियम का पाउडर बन रहा है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, उसको सिंपल इसी तरीके से लिख दिया, Mg + O2 गिव्स MgO। यही चीज हमको क्या बता रही है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये इसकी क्या हो गई है? अपनी केमिकल इक्वेशन हो गई। ऐसी एक और एक्सपेरिमेंट करके अगर हम देखें, अभी बैलेंस करना बताऊंगा भाई, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी करेंगे एक एक। बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और एग्जांपल लिख लिया कि भाई जिंक था, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। कि हमने कॉनिकल फ्लास्क में क्या ले लिया? जिंक ले लिया। एक कॉनिकल फ्लास्क लिया कि सिंपल इस तरीके से इसको बोल रहा हूं मैं कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क लिया जिसमें क्या ले लिए? कुछ जिंक के पार्टिकल्स ले लिए, जिंक ग्रेन्यूल्स, और इसमें स्टॉप बाय स्टॉप हमने क्या डाल दिया?
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। 10th क्लास में भी याद किया होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, वो 9th क्लास में सॉरी, तो वो क्या होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही जिंक को इस सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला तो यहां पर हमने कॉर्क लगा दी, इसको बिल्कुल बंद कर दिया कॉर्क लगाकर, और इसमें से एक छोटा सा पाइप निकाल दिया जिससे यहां से H2 गैस निकलने लग गई। इस कॉर्क लगाकर यहां पर देखा तो कौन सी गैस निकलने लग गई भाई, सिंपल H2 गैस निकलने लग गई। इससे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और उस चेंज को किस तरीके से लिखा है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों तो क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए या नहीं हो गए। जो एरो के हमने क्या लिख दिए, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए, जो एरो के हमने क्या लिख दिए, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए। और क्या क्या बना है, जिंक सल्फेट बना है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। अब इसी को, इसकी वर्ड इक्वेशन हो गई, ये तो इसकी क्या है भाई, वर्ड इक्वेशन है, शब्द समीकरण हो गई। ये तो इसकी वर्ड इक्वेशन शब्द समीकरण हो गई। इसी की अगर मुझे केमिकल इक्वेशन लिखनी हो, रासायनिक समीकरण, इसी की अगर मुझे क्या लिखनी हो, केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण, तो वो रासायनिक समीकरण में कैसे लिखूंगा, जिंक को लिखा Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखा H2SO4। अब जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। जिंक होता है Zn, सल्फेट होता है SO4, इसकी वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी +2, सिंपलेस्ट रेशो क्या हो गया ZnSO4, और साथ में क्या बाहर निकल गई H2 गैस। इसी को हमने सिंपल क्या लिख दिया, अब किस फॉर्मेट में लिख दिया भाई, एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेट में लिख दिया। किसमें लिख दिया, एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेट में लिख दिया। अब इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में है LHS, ये तो सारे के सारे क्या हैं, रिएक्टेंट हैं भाई, अभिकारक हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ये दोनों ही क्या हैं, अभिकारक हैं, जिन्होंने अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किया है, भागीदारी ली है रिएक्शन में। और ये जिंक सल्फेट और जो H2SO4 है, जो इस एरो के क्या है, RHS है राइट हैंड साइड, ये क्या है भाई, प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, जो नए सब्सटेंस बने हैं। ये क्या है, जिंक सल्फेट और H2 जो है ये प्रोडक्ट है भाई, उत्पाद हैं, जो एरो के हमने क्या लिख दिए, राइट हैंड साइड लिख दिए। और अगर एक से ज्यादा है तो उनको प्लस लगाकर क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। यहां तक की बात कुछ समझ में आ रही है क्या प्यारे दोस्तों भाइयों, कि अभी हम केवल क्या बता रहे हैं कि किसी भी केमिकल चेंज को किस तरीके से एक केमिकल इक्वेशन में लिख दिया, वो हमने ये देख लिया। अब हम इसको बैलेंस करना सीख रहे हैं, ए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। अभी तक हमने क्या देखा है कि कैसे केमिकल चेंज को, रासायनिक परिवर्तन को कैसे एक वर्ड इक्वेशन में लिख दिया, शब्द समीकरण में, और उसी को एक केमिकल इक्वेशन में लिख दिया, रासायनिक समीकरण में लिख दिया, उसके विद सिंबल्स। और पता चल जाएगा रिएक्टेंट इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हैं वो सारे के सारे रिएक्टेंट हैं, और राइट हैंड साइड में जितने की हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है भाई अपने को। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार, मजा आ जाएगा। ये सीख गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक
समीकरण को संतुलित करना भाई, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना देख रहे हैं हम, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी हमने सबसे पहले एक इक्वेशन लिख दी थी, अभी लिखी है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये लिखा है। अभी बैलेंस करना सिखा रहे हैं, कंप्लीट बैलेंस, उसकी फिजिकल स्टेट कैसे होंगी उसको आगे बता देंगे। अब सबसे पहले स्टेप में क्या करना है भाई, इनमें आप लोग लगा दो ब्रैकेट, या मैं लिख दूं सबसे पहले स्टेप में, स्टेप फर्स्ट, समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे कोई पूछेगा थोड़ी क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में आप क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, Mg में ब्रैकेट लगा दिया, O2 में ब्रैकेट लगा दिया, और MgO में ब्रैकेट लगा दिया। जितने भी हैं उन सब में क्या लगा दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे। ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, ये कोष्टक क्यों लगाया है, या इसको गोले में, ये बॉक्स में क्यों बंद किया है बॉक्स में, कि इसमें चेंज मत कर देना कोई भी, इनके नंबर्स में चेंज करना है। इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा बैलेंस करते समय, कि आप सोचो O2 को O3 कर दूं, O4 कर दूं, एक चाहिए तो वो कर दूं, इसलिए पहले बॉक्स लगा दिया गया। भैया बॉक्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बॉक्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब आपको पता है इस एरो के इधर वाले तो क्या है, रिएक्टेंट, और इधर वाले क्या है, प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम इन एटम्स को देख लेंगे, कौन कौन से एटम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो ही एटम है भाई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो ही तो एटम है। और किस किस में देखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखेंगे। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है, एक, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है, एक। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, दो, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, एक। अब पता चल गया। अब ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 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 मास नाइदर क्रिएट नॉर डेस्ट्रॉय, मास नाइदर क्रिएट और नॉर डेस्ट्रॉय। कि भैया द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता ना ही नष्ट किया जाता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हमेशा ही क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब जो है कि नंबर ऑफ एटम भी जो रिएक्टेंट में बराबर होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में होंगे। इसलिए अगर प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन और रिएक्टेंट में दो है तो प्रोडक्ट में भी क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। अब दो होने के लिए इसका मल्टीपल किससे करना पड़ेगा, MgO के साथ इसका दो से मल्टीपल करूंगा, दो से जैसे इसका मल्टीपल किया। अब ये मल्टीपल सिर्फ ऑक्सीजन से थोड़ी हुआ है, मैग्नीशियम से भी हुआ। तो जैसे ही दो से मल्टीपल किया, ऑक्सीजन भी दो, मैग्नीशियम भी दो। अब देखा यहां ऑक्सीजन कितने, दो, यहां ऑक्सीजन कितने, दो, मैग्नीशियम कितने हो गए, दो। तो मैग्नीशियम को भी किससे मल्टीपल कर देंगे, दो से। तो अब कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ब्रैकेट हटा देंगे, उसके बाद जैसी बैलेंस हो जाएगी। अब आप चेक कर लो भाई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कितने, दो, प्रोडक्ट में भी कितने, दो, रिएक्टेंट में कितने, दो, प्रोडक्ट में भी कितने, दो। इसको हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया भाई, इसको हमने क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। ये हिंदी में क्या कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार
द्रव्यमान संरक्षण नियम अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही नष्ट। इसलिए अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है, अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान है वो बराबर होगा किसके? उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। इसलिए अभिक्रिया को बैलेंस करने की आवश्यकता है। और क्या करना है कि सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है जिससे उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो। अब उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स का सिलेक्शन करना है, एटम्स की संख्या देखनी है और उनको मल्टीपल करके क्या करते जाना है? बराबर करते जाना है। भाई दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिख दूं सिंपली, एक अच्छे वाला एग्जांपल जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हम देख रहे हैं। भाई इसको वीडियो पॉज करके लिख लें आप लोग और देखें कि एक बढ़िया क्वेश्चन है। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2, ये है। अब इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन? बॉक्स बनाएंगे। इसको बैलेंस कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया? बॉक्स बनाया। इस Fe को बॉक्स में रखा, इस H2O को बॉक्स में रखा, इस Fe3O4 को बॉक्स में रखा और इस H2 को भी क्या रखा भाई? बॉक्स में रख दिया। रख दिया। अब इसके बाद टेबल बना देंगे, चेक कर लेंगे कि रिएक्टेंट में कौन है और प्रोडक्ट में कौन है। ये दोनों तो किस में है? अपने रिएक्टेंट है। और एरो के राइट हैंड साइड वाले क्या है? प्रोडक्ट है। और एटम कौन कौन से? एक अपना Fe आयरन, एक अपना हाइड्रोजन है H और एक अपना ऑक्सीजन है O। तो इनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो देखेंगे संख्या, इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट। अभी तो आप पहली बार कर रहे हैं तो सिंपली ये बनानी पड़ रही है, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी बिना बनाए होने लग जाती है, बिना टेबल बनाए। अब रिएक्टेंट में कितने? जैसे देखो, एक आयरन है Fe, हाइड्रोजन कितना है? H2 है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिया। इधर आयरन कितने हैं? Fe3 है तो 3 आयरन है भाई। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं तो 2 लिख दिए। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। अब इनको नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने की, इधर भी आयरन बराबर हो और इधर भी आयरन क्या हो? बराबर हो। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो है उस मॉलिक्यूल का सिलेक्शन करना है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में क्या हो? एटम हो। और उसमें भी उस एटम का सिलेक्शन करना है जिसकी संख्या क्या हो भाई? सबसे ज्यादा हो। कि बैलेंसिंग के लिए सिलेक्शन कैसे करना है? कि सिलेक्शन के लिए जो अपने को प्रायोरिटी देनी है, सिलेक्शन के लिए जो अपने को प्रायोरिटी देखनी है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या में क्या हो? परमाणु हो। जैसे इसके पास 1 है, इसके पास 2 और 1 3 है और इसके पास 3 और 4 7 है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आगे खुद ही खुद बैलेंस हो जाएंगे। नहीं पहले आप अलग अलग को उठाओगे तो बड़ी रिएक्शन को बैलेंस करने में दिक्कत आ जाएगी भाई। तो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो उस मॉलिक्यूल को प्रायोरिटी देनी है, उस अणु को प्रायोरिटी देनी है जिसके पास सर्वाधिक संख्या में क्या है? परमाणु है। और उसमें भी उस एटम को प्रायोरिटी देनी है, उस एटम को प्रायोरिटी देनी है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये पूछेगा नहीं कभी कि बैलेंस करने के वो बताओ, अपने को तो सीधी बैलेंस करके लिखनी है। तो अपन ने सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को पकड़ा और इसमें भी किसको पकड़ा? ऑक्सीजन को पकड़ा भाई। यहां कितने ऑक्सीजन है? 4 और यहां कितने ऑक्सीजन है? 1। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? 4 × H2O,
4 इंटू H2O करेंगे तब जाके इसमें कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 4, यानी कि यहां पर किसका मल्टीपल कर दूंगा मैंने 4 का मल्टीपल कर दिया भाई। अरे कर दिया या नहीं कर दिया? कितने ऑक्सीजन हो गए? इधर 4 हो गए और इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 4। अब इसके बाद दूसरे एटम को पकड़ूंगा, किसको? आयरन को। बॉक्स में चेंज नहीं करना, उसके अंदर बाहर चेंज करेंगे, उसकी संख्याओं को चेंज करते जाएंगे अपन। आयरन कितने यहाँ पर 3, यहाँ कितना आयरन है 1, किसका मल्टीपल कर दूंगा 3 का, यानी कि 3 इंटू Fe। 3 Fe हो गए या नहीं हो गए भाई? ये अलग अलग स्टेप बोल दूंगा, स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड। अब आयरन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन कितने बचे H2 और 4, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए भाई। और यहां कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, तो 8 करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा 4H2। किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, जिसको हम बोल रहे हैं 4H2O। अब इसके बाद जो है इन बॉक्स को हटा लो भाई। अब बॉक्स को रिमूव करके आप लिख दो, क्या क्या लिख दो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये बैलेंस करने के बाद अब आप चेक करो Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस किस में, वही अपनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो यहां Fe कितने हैं 3, प्रोडक्ट में कितने हैं Fe 3, हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूनी 8, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए 4। ये हो गई बैलेंस रिएक्शन भाई। ये क्या हो गई? बैलेंस रिएक्शन हो गई है अपनी, कि किस तरीके से करते जाना है। अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो भाई कि सबसे पहले बॉक्स बना दो, सबसे पहले क्या बना दो बॉक्स। और अब बॉक्स बनाने के बाद अब क्या करना है आपको, उनके नंबर ऑफ एटम देख लेने, रिएक्टेंट में कितने, प्रोडक्ट में कितने। उसके बाद उनकी बैलेंसिंग करना स्टार्ट करनी है टेबल बनाकर, कि पहले उस मॉलिक्यूल को सिलेक्शन करो जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में एटम है, उसमें से भी उस एटम को पकड़ लो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन को पकड़ा, कितने थे 4, यहां कितना था 1, 4 से मल्टीपल कर दिया। आयरन पकड़ा, इसके बाद कितने 3, यहां 1 है 3 से मल्टीपल कर दिया। बचा हुआ हाइड्रोजन यहां कितने हो गए अब 8, इधर 4 से मल्टीपल कर दिया, कितने हो गए 8। इस तरीके से इस एग्जाम्पल को समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल समझाएंगे। इसको लिख ले भाई पॉज करके, और अपनी एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस हैं बैलेंस की, उनको करने की कोशिश करें। कल हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से जो है इसको समझाएंगे, जिसमें कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन की भी बात होगी, जिसमें हम उसकी फिजिकल स्टेट और कुछ स्पेशल कंडीशन भी बता देंगे। तो भाई वापस समझ लें, एक रिएक्शन में केमिकल चेंज हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन, उसको पहले वर्ड इक्वेशन शब्द समीकरण में लिखा, उसको केमिकल इक्वेशन में लिखा रासायनिक समीकरण में। उसके बाद जो है उसको क्या किया है, सिंपली हमने जो है उसको केमिकल इक्वेशन में लिख दिया। वीडियो को सुनने के लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू है, समझने के लिए आपका बहुत बहुत सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।